मसीह यसू के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी की चाबी। एक दफ़ा खुदा के खादम ने बयान किया, इफ़ द सिचुएशन इज़ नॉट चेंजिंग, चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर हालात हमारी ज़िंदगी के मुताबिक या हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बन पा रहे तो फिर हमें हालात के मुताबिक ढलने की ज़रूरत होती है। बाज़ हम बज़िद होकर हालात को तब्दील करने के लिए कोशिश करते रहते हैं और यूं अपना वक्त, अपना माल और अपनी तवानाई को ज़ाया करते हैं। लेकिन जो हालात खुदा की तरफ से होते हैं वो यकीनी तौर पर तब ही बदलते हैं जब खुदा चाहता है। हमारे साथ आज बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं जो पैदा तो पाकिस्तान में हुए, लेकिन खुदा उनको दूर दराज न्यूज़ीलैंड में ले गया और वहाँ उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया और वहाँ उन्होंने लॉ की तालीम को यानी कानून की तालीम को हासिल किया और आज बतौर वकील वो न्यूज़ीलैंड में अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। हम आशर जोसेफ साहब, मैं आपको प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में वेलकम कहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ और जॉन टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ और आपकी सारी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ, आपके सामने आके अपनी ज़िंदगी के मतलब जो लम्हात हैं वो शेयर करूँ। शायद कुछ आप मेरे ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सीखें या जो सुनने वाले लोग हैं वो मेरे ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सीखें। आई बिलीव कि जो कुछ भी मैं कहूँगा वो लोगों को मतलब किसी न किसी तरीके में इंस्पायर करेगा। आशिर साहब, ज़रूर हमारे नाज़रीन को अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, अपनी तालीम के बारे में बताएं कि आपने कौन कौन से इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल की और यहाँ तक का सफ़र आपका कैसे रहा? देखिए, सफ़र तो बहुत ज़्यादा लंबा है और लेकिन छोटा भी है। जब बंदा अपनी आँख जो है वो बंद करता है तो ऐसा लगता है कि यार ये तो सारा कुछ पलक झपकने में ही हो गया है। आज मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैं आज भी अगर याद करूँ तो आज से 22 साल पहले मैं इन्हीं गलियों में मतलब घूमते थे, फिरते थे। लेकिन क्या है, खुदावंद ने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में एक चेंज लेके आया। मैंने जो स्कूलिंग है मेरी, मैं पत्तोकी में पैदा हुआ था जो कि एक कसूर ज़िले की छोटी सी तहसील है। वहाँ से ही मैंने ऑल सेंट्स चर्च हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक वो कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैंने जो है एफएससी जो है वो की एफसी कॉलेज से। उसके बाद जो है मैं न्यूज़ीलैंड चला गया। तो न्यूज़ीलैंड में मैंने जो है जाके टर्शियरी एजुकेशन मोस्टली वहीं पे ही रही है मेरी। सबसे पहले वहाँ पे मैंने एक डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इन आईटी। तो डिप्लोमा इन आईटी करने के बाद जो है मैंने मतलब काफ़ी देर आईटी के फील्ड में जॉब नहीं की, क्योंकि द रीज़न जॉब ना करने की जो थी वो ये थी कि वहाँ पे रेजिडेंस वीज़ा चाहिए था आपको एक अच्छी जॉब करने के लिए, लेकिन वो मेरे पास उस वक्त थी नहीं। लेकिन फिर करते करते आहिस्ता आहिस्ता जॉब भी मिली और खुदावंद ने ये भी मुमकिन किया कि मुझे रेजिडेंस वीज़ा मिला। और उसके बाद जो है फिर मैंने रेजिडेंस वीज़ा जब मुझे मिला तो मैंने मतलब कुछ देर अपना एक ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में काम किया। लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक यही मेरे अंदर ख्वाहिश थी कि मैं जहाँ पे हूँ आई डिडंट अचीव एनीथिंग। जो कुछ मेरे पास है, जो भी है, मैं इससे अचीव आगे करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि जी मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जो सोशल जो लाइफ है उसमें और जो आपकी अपनी ज़िंदगी है उसमें एक चेंज नज़र आए कि आप वाकई कुछ किया है। तो मैं जब स्कूल में भी था पाकिस्तान में तो मेरी मेरी मतलब अच्छी तालीम थी। मैं स्कूल में भी पहली 2-3 पोजीशंस में से ही मेरी कोई पोजीशन आती थी, तो पढ़ाई में मैं शुरू से अच्छा था। तो मैंने ये सोचा कि जी मैं लॉ की डिग्री करूँगा। तो उसके बाद मैंने सोचा, मैंने 1-2 जगह पे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तालीम नहीं हासिल कर पाया, तो मैंने कहा यार अपनी ये ख्वाहिश जो है वो मैं
एक बार न्यूजीलैंड में पूरी ज़रूर करूँगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में छोड़नी पड़ी मुझे, सच है कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, काम ये वो सारा कुछ, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने मतलब तालीम शुरू कर दी। तो मेरे बहन भाई सारे बहुत सरप्राइज़ थे कि यार ये जो क्या इसने शुरू कर लिया अलग ही काम। ऑलमोस्ट जब मैंने अपनी जो है लॉ की डिग्री शुरू की तो मेरी एज जो है ऑलमोस्ट 28-29 के आसपास थी। तो 4 साल की डिग्री थी, बड़ा मुश्किल लग रहा था कि यार पता नहीं हो भी पाएगी कि नहीं। दूसरी ये चीज़ थी कि जब मैंने दाखिला लिया तो बहुत मुश्किलात पैदा हुई, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते हो लिखते हो तो वो एक डिफरेंट है, लेकिन जब आप एक उसको ये कह लीजिए कि एकेडमिक लेवल पे लिखते हो, ये ऐसे लेवल पे लिखते हो कि जहाँ पे आप दूसरे ऐसे लोगों को compete कर रहे हो जिनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, तो बहुत मुश्किल होता है। इट वॉज़ नॉट ईजी टास्क। पहला साल मुझे ये था कि मैं ये सोचता था कि यार अगर मैं पहला साल अपना कंप्लीट कर गया तो फिर मैं अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर पाऊँगा। लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि मैं बहुत मेहनत की पहले साल। पहले साल जो था दैट वाज द ओनली थिंग दैट एक्चुअली गिवन मी द सपोर्ट ऑल द वे टिल द एंड। सो पहले साल की जब मेरी कंप्लीट हुई क्वालिफ़िकेशन तो मुझे एक हौसला मिला, मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि यार वाकई मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद मुझे इंटरेस्ट पैदा हो गया ज़्यादा। तो करते करते मतलब 4 साल कैसे गुजर गए लॉ की डिग्री के वो भी पता नहीं चला। बट दैट वाज अमेजिंग, लर्नड अ लॉट। बहुत ज़्यादा सीखा, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली, एक डिफरेंट वर्ल्ड। हमें ये एहसास हुआ कि हमारे मुल्क में कानून कैसा है और इस मुल्क में कानून कैसा है। बहुत सारे कानून में आज भी देखूं कि हमारे मुल्क में अभी तक कोई लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन उन लोगों की जो वेस्टर्न लॉ है उसमें लॉ की इम्प्लीमेंटेशन तो 1940 से पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि आज भी अगर देखिए तो इमरान खान ये कहता रहता है कि यार हर किसी को लॉ के अंडर होना चाहिए। 1940 के भी वहाँ पे केसेस जो है एज ए एग्ज़ाम्पल पढ़ाए जाते हैं, जो कि उनमें आदमी देखता है कि यार 1940 में भी वो लॉ के अंडर थे। इवन के एम्परर्स उनके बहुत सारे जो थे हाई पावर रखने वाले लोग भी लॉ के अंडर थे। तो लेकिन वो आज तक हमारे कंट्री में भी नहीं हो सका। सर, आपकी ज़िंदगी में आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है और किस शख्सियत को देखकर आपने सोचा कि मैं भी तरक्की करूंगा? कोई ऐसी मोटिवेशन हो आपकी? देखिए, जब मैं छोटा था बचपन में तो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत आपकी इतना ज़्यादा वसी पैमाना नहीं होता कि आप सारी चीज़ों को जान पाओ, आप ये डिटरमिन कर पाओ कि यार ये बंदा मुझे बहुत पसंद है। बट जो मेरे लिए इंस्पिरेशन थी वो मेरे बड़े भाई थे जॉन इकबाल साहब, ठीक है। वो जो थे उन्होंने, हम लोग बहुत छोटे थे लेकिन उन्होंने खुदावंद के फजल से बहुत तरक्की की, ठीक है। और उनकी पर्सनैलिटी, उनकी ज़िंदगी मेरे सामने थी कि यार एक दिन जो है ना शायद मैं भी इस मुकाम तक पहुंच पाऊं, ठीक है। तो मेरे लिए अगर कहा जाए तो फर्स्ट इंस्पिरेशन जो थी वो मेरे बड़े भाई थे, ठीक है। और होनी भी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो भी पत्तों की में ही पैदा हुए, लेकिन उन्होंने, आप भी देखते हैं कि खुदावंद के फजल से उन्होंने बहुत अचीवमेंट्स अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी मोटिवेशन या अपनी आइडियल पर्सनैलिटी सर जॉन इकबाल को एग्जैक्टली सर, इस मुकाम तक जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं, इस मुकाम तक पहुँचने में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए आप? देखिए, मैं अगर आप ये कहें कि चैलेंजेस लाइफ में कभी भी ख़त्म नहीं होते, सिर्फ वक्त बदलता है। या चैलेंजेस की शेप्स? चैलेंजेस वहीं रहते हैं, चैलेंजेस हमेशा वहीं रहते हैं। चैलेंजेस जो है लाइफ के अंदर, जब आप
छोटी एज में हैं तो आपके चैलेंजेस, सपोज़ कीजिए मैं जब यंग एज में था, स्टूडेंट था या वर्क वीज़ा होल्डर था न्यूजीलैंड में, तो मेरा एम था कि यार मैं रेजिडेंस वीज़ा हासिल करूं। रेजिडेंस वीज़ा वाज माय टारगेट। मुझे रेजिडेंस वीज़ा भी मिला, ठीक है। उसके बाद बंदा ये सोचता है कि अब मेरे आगे क्या चैलेंज है। तो फिर आप ये, ऐसा है कि एक चैलेंज अगर आप अचीव करते हैं तो ये नहीं कह सकते कि दैट्स इनफ, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। आप जो आपकी ज़िंदगी है, आपके आगे अगले से अगला टारगेट बनता जाता है और आपके पास अगला टारगेट होना भी चाहिए। अगर टारगेट नहीं है आपके पास तो आपकी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि यार मैंने यहाँ तक जाना था, वो चीज़ मैंने अचीव कर ली है, लेकिन इससे आगे मुझे क्या अचीव करना है, लाइफ यहाँ तो रुक नहीं जाती, ख़त्म नहीं हो जाती। इसलिए इंस्पिरेशन और टारगेट्स जो हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। डिफरेंट के डिफरेंट हिस्सों में लाइफ के जो टारगेट्स हैं वो बदलते रहते हैं। सर, पाकिस्तान में कानून और न्यूजीलैंड में कानून क्या फ़र्क है? यहाँ जब एक पाकिस्तानी कानून को देखता है, या आप एक छोटी सी मिसाल ले लें कि हम रोड पर होते हैं तो हम सिग्नल की वायलेशन कर लेते हैं, हमारे लिए ये मामूली बात है। लेकिन जब न्यूजीलैंड में या यूएई में या यूएसए में हमारा पाकिस्तानी ही जाता है तो फिर वो कानून के नीचे आ जाता है और कानून की पासदारी करता है। तो पाकिस्तान के तनाजुर में और न्यूजीलैंड में आप कैसा देखते हैं एक सेम शख्स दो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करता है? देखिए काशिफ साहब, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और द रीज़न क्या है, ये हमारा माइंड सेट है। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। जब आपका पाकिस्तान में माइंड सेट है ना, तो आप कहते हैं यार कानून तोड़ भी लिया तो कौन सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा माइंड सेट है। लेकिन आप वही जो अपना माइंड जब न्यूजीलैंड में लेके जाते हैं तो आपको पता है, आपका माइंड ऑटोमेटिकली सेट होता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मैं कानून की वायलेशन नहीं कर सकता। इसी तरह दुबई में भी लोग कर लेते हैं, यूएई में भी मैंने देखा है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने लॉ स्ट्रिक्ट रखे हुए हैं जिसकी वजह से हर बंदा लॉ से डरता है। अब ये यहाँ पे देखिए, सपोज़ कीजिए इनमें एक ही कमी है कि ये लोग लॉ को इम्प्लीमेंटेशन नहीं उनसे होती। लॉ बनते तो हैं, लॉ हैं भी, ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती इनसे। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इनको डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। सबसे पहले जो करप्शन है वो ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को पता हो कि इफ़ दे वायोलेट द लॉ उनको सज़ा मिलेगी। जब उनको ये पता होगा कि सज़ा मिलेगी तो फिर वो श्योरली एक बार सज़ा भुगतेंगे, लेकिन अगली बार वही काम नहीं करेंगे। लेकिन जब वो वायोलेट करते हैं और उनको कुछ नहीं होता तो वो कहते हैं दैट्स ऑलराइट, अगली बार फिर भी कर लिया तो कौन सी बात है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। सर, आप अपने लोगों को, पाकिस्तान के मसीहियों को ख़ास तौर पर, जो कामयाब तो होना चाहते हैं, हर किसी की ये ख्वाहिश है कि वो कामयाब हो, लेकिन वो मेहनत इसलिए नहीं कर रहे कि हमें उस मेहनत का सिला बीइंग क्रिश्चियन इस मुल्क में नहीं मिलता, या उनकी ये सोच है, या वो ख़ास तौर पर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं और अपने ही जहन में एक ख़ास तौर पर इन्वायरमेंट क्रिएट करके बैठे हुए हैं कि हमें उस चीज़ का सिला नहीं मिलेगा, फ्रूट नहीं मिलेगा, इसलिए हमें नहीं करेंगे। तो इस वजह से वो नाकाम थे और नाकाम अभी भी हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ नहीं रहे। उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर ये कहा जाए कि लोग सिर्फ ओवरसीज़ कंट्रीज़ में या जो बाहर के मुल्क हैं वहाँ पर ही जाके तरक्की करते हैं तो ये गलत है, ठीक है। इसलिए गलत है कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ए से स्टार्ट किया और वो बहुत ही ऊपर तक गए हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। एक हद तक अगर कह लीजिए कि एक हद तक ठीक नहीं होगा कि अगर आप पाकिस्तान में मेहनत करते हैं तो आपको फल नहीं मिलता, ठीक है। बंदा अचीवर होना चाहिए, ठीक है। तो अचीवमेंट्स वो हमेशा अपनी लाइफ में करता है। मैं हमेशा यही सवाल जो आपने मुझसे किया मैं अपने आप से करता हूँ कि क्या मैं पाकिस्तान में होता तो फिर मैं कोई अचीवमेंट कर सकता था?
तो मैं अपने अंदर से मुझे आवाज़ आती कि यस, मैं अगर पाकिस्तान में भी होता तो तब भी मैंने जो है अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में करनी थी। याद रखिएगा, दुनिया में ख़ास तौर पे ओवरसीज़ जो कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं मानता, ठीक है। आपको मनवाना पड़ता है, आपको अपना आप दिखाना पड़ता है कि मैं ये हूँ, तो फिर आपको लोग मानेंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं आप अपना आप मनवा सकते तो आप वो यहाँ पे भी नहीं मनवा सकते और आप वो ओवरसीज़ में भी नहीं मनवा सकते। इसलिए ये कहना कि अचीवमेंट जो है वो आप ओवरसीज़ में ही जाके कर सकते हो और पाकिस्तान में अचीवमेंट नहीं हो सकती, वो गलत बात है। ठीक है, हो सकता है आप अचीव अगर बाहर में मतलब ओवरसीज़ मुल्क में जाते हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा, आपकी इनकम ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा आई बिलीव कि मोटिवेटेड हो और उसकी अचीवमेंट को कोई नहीं रोक सकता, स्ट्रगल करते रहे तो अचीवमेंट डेफिनेटली विल कम। जी, तो नाज़रीन, आपने सुना जनाब आशिर जोसेफ साहब के बयान को कि स्ट्रगल करते रहें तो अचीवमेंट यकीनी तौर पर हमारी ज़िंदगी में आएगी। लेकिन जब हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, एफ़र्ट्स नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो कामयाबी भी नहीं आ सकती। यकीनी तौर पर आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बरकत भी पाई होगी। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक ऐसी ही कामयाब शख्सियत के साथ। देखते रहें कामयाबी की चाबी।